नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और उसमें शब्द विचार प्रकरण चल रहा है। शब्द विचार में हमने विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया। इसका यह विकारी शब्दों का चौथा प्रकार है। क्रिया की परिभाषा है, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया पद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख संस्कृत की धातु है, उसके साथ ना लगाएंगे तो लिखना हिंदी की क्रिया हो जाएगी। इसी तरह हंस धातु से हिंदी में हंसना क्रिया हो जाएगी। अब क्रिया के प्रकार हैं। कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। पहला है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, जैसे नाम से ही सब स्पष्ट हो रहा है। तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। अर्थात इनमें कोई कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा है और क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है। कर्म है ही नहीं तो कर्म पर पड़ेगा कैसे, कर्ता पर ही पड़ेगा। यहाँ कुत्ता करता है और भौंकना क्रिया है, कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अब इसका कर्म के आधार पर दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इनमें कर्म होता है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है। तो इसमें ये कर्म है, खाना है ये कर्म है, नीतू ये करता है, बना रही क्रिया है। तो खाना बना रही है, इस कर्म का इस क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रियाएं हैं। फिर आगे सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद हैं। अकर्मक के तो कोई उपभेद नहीं है, सकर्मक के दो उपभेद हैं। इसमें पहला है एक कर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया भोजन, और कर रहा है यह क्रिया हो गई। फिर है द्विकर्मक क्रिया। इसमें ये एक ही कर्म है। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हो तो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो इसमें छात्रों को और भूगोल ये दो कर्म है, पढ़ा रहे हैं ये क्रिया है। तो इस क्रिया के ये दो कर्म हैं, अध्यापक जी करता है। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, अतः पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। फिर क्रिया का प्रयोग तथा संरचना के आधार पर भेद देख लेते हैं। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। जैसे सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। महेंद्र जाता है, संतोष आई, तो ये सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जया ने खाना बना लिया,
हेमराज ने खाना खा लिया। अब इसमें खाना बना लिया और हेमराज ने खाना खा लिया। तो खाना बनाना और खाना खा लेना ये भिन्न क्रियाएं हैं और इनके मेल से बनी ये संपूर्ण संयुक्त क्रिया है। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर ये इसके भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इस तरह ये इसके भेद हैं। फिर है प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया का तीसरा प्रकार, प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। तो कविता यह कार्य स्वयं न करके दूसरों को प्रेरणा प्रदान करके करवा रही है। इसी तरह दुष्यंत हेमंत से लिखवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाएंगी। फिर है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। तो धर्मेंद्र ने पहले तो पढ़ाई की और फिर सो गया, तो इसमें पढ़कर है, यह पूर्वकालिक क्रिया होगी। यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। मूल धातु अर्थात किसी क्रिया के साथ कर या करके का प्रयोग करते हैं तो वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। फिर इसका अगला प्रकार है नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना। अब इसमें ये रंग है, लज्जा है, अपना है, इससे अपनाना हो गया, रंग से रंगना हो गया, लज्जा से लजाना हो गया। इस तरह की क्रियाएं हैं। गरम से गरमाना हो गया, चमक से चमकाना, गुदगुदा से गुदगुदाना। इस तरह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से ये क्रियाएं बनती हैं, तो इनको नाम धातु क्रियाएं कहती हैं। फिर है कृदंत क्रिया। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रियापद कहते हैं। इसे दोबारा से समझना। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं, क्रिया शब्दों के साथ ही लगेंगे प्रत्यय। जैसे ये चलना क्रिया है, चल है, चल से ना प्रत्यय लगा तो चलना हो गया, चल से ता प्रत्यय लगाने से चलता हो गया, चल के पीछे कर प्रत्यय लगाया तो चल कर हो गया। इसी तरह लिख से लिखना, लिखता, लिख कर कृदंत क्रियाएं बनाई गई हैं। फिर है सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। सजातीय क्रियाएं कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से अर्थात एक ही क्रिया से बनकर। भारत ने लड़ाई लड़ी। अब इसमें लड़ाई है और लड़ी है, ये लड़ना क्रिया है, इसी से बनी है लड़ाई और लड़ी। इसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी हुई से इसलिए इन्हें सजातीय क्रियाएं कहते हैं। फिर है सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं।
अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। किसी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया की अर्थात यहाँ पढ़ता है, यह मूल क्रिया है, और इसकी सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये पढ़ता है और इन्होंने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है, तो ये इसकी सहायक क्रिया हो गई। जब पिछले उदाहरण में हमने देखा कि अरविंद पढ़ता है, तो उस वाक्य में पढ़ना क्रिया है और है उसकी सहायक क्रिया है। आपको ऐसे समझाना चाहिए था, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, तो अब ध्यान रखना। पढ़ता में है सहायक क्रिया है। इसी तरह है पुस्तक रख दी है, मेज पर रख दी है, तो रखना क्रिया की दी है सहायक क्रिया है, ये ध्यान रखें। फिर है काल के अनुसार। काल के अनुसार क्रिया के भेद। जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती है। वही है, जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो काल के अनुसार क्रिया के भी 3 भेद हो गई। इसमें भूतकालिक क्रिया है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये क्रियाएं भूतकाल में पूर्ण हुई, इसलिए ये भूतकालिक क्रियाएं हैं। इसी तरह वर्तमान कालिक क्रियाएं होंगी, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कमला गाना गाती है, विमला खाना बना रही है, तो ये क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही है, इसलिए ये वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं। फिर इसी तरह भविष्यकालीन क्रियाएं होंगी जो भविष्य में घटित होंगी। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। तो इस तरह ये काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हो गए। हमने अब विकारी शब्दों को पढ़ लिया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और यहाँ अपनी क्रिया पूर्ण हो गई है। आगे हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द, अव्यव शब्द, जिनमें क्रिया विशेषण आदि आएंगे। तो अगले वीडियो में देखेंगे इन्हें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।